हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो हमने क्लास 8 के 8 चैप्टर के प्रश्नों को किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस में आपका साइंस के प्रश्न बनते हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 9 जिसका नाम है जंतुओं में जनन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन विट्रो निषेचन के बारे में दिया है। पहला कह रहा है, इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज यानी जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। करेक्ट है, ये आपका पहला सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। ये सही है, क्योंकि शिशु का विकास परख नली में होता है। ये आपका गलत है। देखिए, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, लेकिन जो है शिशु का विकास जो है ये परख नली में नहीं होता है, माता के गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। व्याख्या भी देखते हैं, व्याख्या से आपके जो है प्रश्न क्लियर होंगे। देखिए, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन इन विट्रो निषेचन कहलाता है। जो कृत्रिम निषेचन होता है इसे क्या कहलाता है? इसे इन विट्रो निषेचन कहते हैं। यदि निषेचन के लिए शुक्राणु अंडवाहिनी अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में चिकित्सक ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन हो सके। देखिए क्या होता है, मान लीजिए अंडवाहिनी जो है किसी कारणवश जो है अवरुद्ध हो गई है, तो शुक्राणु जो है अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इसके लिए क्या होता है, तो जो डॉक्टर होता है वो ताजा अंडाणु और शुक्राणु को जो है एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटे के लिए साथ में रखते हैं, जिससे क्या होता है, आईवीएफ और इन विट्रो निषेचन होता है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर जो है निषेचन हो जाता है बाहर, तो युग्मनज जो बनता है, युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। माता के गर्भाशय में उसे स्थापित कर दिया जाता है। पुनः माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, परख नली में नहीं होता है, जबकि कहाँ पे होता है, माता के गर्भाशय में उसका विकास होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निषेचन के बारे में कह रहा है, जनन का पहला चरण क्या होता है, निषेचन। तो उसी के बारे में दिया है। पहला कह रहा है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। करेक्ट है, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या होता है, आपका निषेचन होता है। ये आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा है, सभी अंडप्रजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल पहला आपका करेक्ट है, दूसरा आपका गलत है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कथन पहला सही है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिका के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, शुक्राणु और अंडाणु ये क्या है, एकल कोशिका है। ठीक है, इसका संलयन निषेचन कहलाता है। जब मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। जब दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये विकसित संरचना भ्रूण कहलाती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। इस विकास काल में भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे गर्भ कहते हैं। देखिए, आप निषेचन परिभाषा ध्यान रखिएगा, जाइगोट की, भ्रूण की और गर्भ की। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं
उसे क्या कहा जाता है? उसे जरायुज, जरायुज जंतु कहते हैं। जो जंतु सीधे जो है शिशु को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? उसे जरायुज कहा जाता है। और जो अंडे देते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अंड प्रजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड प्रजक कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, ठीक है। और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। इसलिए आपका दूसरा कथन गलत दिया था। क्योंकि क्यों गलत दिया था? क्योंकि कुछ अंड प्रजक यानी जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं में निषेचन जो है शरीर के बाहर तो कुछ के शरीर के अंदर होता है। देखिए ऑप्शन में दिया था कि शरीर के बाहर होते हैं अंड प्रजक में, नहीं, अंड प्रजक जो जंतु होते हैं इसमें जो है कुछ के शरीर के बाहर जो है निषेचन होता है और कुछ के शरीर के अंदर निषेचन होता है। जैसे मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है, यानी शरीर के, मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है। तो और इसमें जो है निषेचन कहाँ पे होता है? अंदर होता है। तो मुर्गी में निषेचन जो है आंतरिक निषेचन होता है। अनेक जंतु जैसे मेढक की बात करें, टोड, मछली, स्टारफिश इत्यादि में निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। ध्यान रखिएगा, जो मछली मेढक ये है, टोड है, इसका निषेचन कहाँ होता है? मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। मान लीजिए मछली यहाँ पे अंडा दिया तो नर क्या करेगा? यहाँ पे आपका अपना शुक्राणु छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है? निषेचन होता है। जब क्या कहते हैं, यहाँ में अंडा दे दिया मछली मान लीजिए या मेढक ने, तो यहाँ पे क्या होता है? शुक्राणु जो है, नर का शुक्राणु आके यहाँ पे अपना वो नर जो आके अपना शुक्राणु छोड़ देता है, तो क्या पे यहाँ पे होता है? निषेचन हो जाता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूछा जाए मेढक में क्या होता है, तो मेढक में आपका बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, इससे प्रश्न बनता है। अगला चैप्टर है सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर युग्मों पर विचार कीजिए। सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में यहाँ पे पूछा है। पहला कह रहा है मुकुलन, अच्छा मिलान है इसमें। मुकुलन कर रहा अमीबा की जन्म प्रक्रिया, द्विखंड आपका मुकुलन जो है आपका किसमें होता है? एक उल्टा दिया है, मुकुलन आपका हाइड्रा में होता है और द्विखंडन किसमें होता है? तो ये आपका अमीबा की जन्म प्रक्रिया है। और कायांतरण की बात करें तो कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, ये आपको करेक्ट हो जाएगा। ये पहला और दूसरा आपका जो है सुमेलित नहीं है। मुकुलन जो है किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। और द्विखंडन किसमें होता है? आपका अमीबा में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका तीसरा सुमेलित है, ठीक है। देखिए पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियां है। और ये मुकुलन है और ये द्विखंडन है, ये क्या है? आपका अलैंगिक जनन है, क्योंकि जो है इसमें एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है। हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन की प्रक्रिया से तथा अमीबा में नए जीव का विकास जो है द्विखंडन की प्रक्रिया से होता है। अगर पूछा जाए हाइड्रा में जो है कैसे होता है हम ये जीव का विकास, तो मुकुलन की प्रक्रिया से, मुकुलन, और जो अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया से होता है। इसलिए आपका पहला और दूसरा गलत था। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, हाइड्रा का किससे होता है? मुकुलन, और अमीबा का किससे होता है? द्विखंड प्रक्रिया के द्वारा होता है, द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोनिंग बारे में दिया है। क्लोनिंग देखिए, ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया, करेक्ट है। क्लोनिंग क्या होता है? ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है आपका क्लोनिंग। देखिए सर्वप्रथम सफलता पूर्ण उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी, ये पूछा जाता है। ये भी आपका करेक्ट है। जो है सर्वप्रथम जो है क्लोन कौन थी? आपका डॉली नामक एक भेड़ थी। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 आपका
तीनों करेक्ट है। देखिए यहां समझते हैं, तीनों कथन आपके सही हैं। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम इयन विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजिलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़ को सफलतापूर्वक क्लोन किया, जिसका नाम क्या रखा गया था? डॉली रखा गया था। इस प्रक्रिया में फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिक ब्लैक फेस ईयू से ली गई एक अंड कोशिका के केंद्रक के स्थान पर स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिक ब्लैक फेस ईयू में रोपित किया गया। बाद में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईयू ने डॉली को जन्म दिया, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थे। ध्यान रखिएगा पॉइंट ये, जिससे केंद्रक लिया गया था। चूंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईयू के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, इसलिए डॉली में उसके कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुए। अतः डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगला चैप्टर आपका किशोरावस्था की ओर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न बनते हैं। पहला है आपका लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी हार्मोन द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कर आपका एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है। ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सही है। जो एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन है, ये क्या आपका लैंगिक हार्मोन है। ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आपका करेक्ट है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है। ये अब गलत है। जो एस्ट्रोजन है ये क्या है? ये आपका मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका क्या है? नर हार्मोन है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, तो ये गलत हो जाएगा। इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ये आपका करेक्ट है। इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ये आपका करेक्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। दूसरा आपका गलत है। देखिए व्याख्या जरूर देखिएगा आप लोग। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। किसे? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। लैंगिक हार्मोन का स्रावण भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। जो लैंगिक हार्मोन होते हैं, इनका स्रावण पूछा जाए कहां से होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, जो मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए आपका पहला करेक्ट था। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन ही पूछा जाता है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है क्या है? नर हार्मोन है, जिसका श्रावण क्रमशः लड़कियों में अंडाशय। देखिए एस्ट्रोजन का श्रावण कहां से होता है? अंडाशय। तथा लड़कों में कहां से होता है? आपका वृषण से होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन कहां से, तो ये आपका हो जाएगा वृषण से, और एस्ट्रोजन कहां से? अंडाशय से। ये लैंगिक हार्मोन लड़कों में दाढ़ी मूछ, बड़े स्वरयंत्र इत्यादि गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। कौन? टेस्टोस्टेरोन। कंठमणि के बड़े व छोटे होने के कारण ही क्रमशः लड़कों का स्वर जो होता है गहरा, तथा लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। अगला लड़कियों में स्तन तथा दुग्ध ग्रंथियों का विकास जैसे गौण लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन लैंगिक हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ये अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका मिलान करना है, ठीक है। ग्रंथि दिया है और स्रावित हार्मोन दिया है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। देखिए थायराइड ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय से बता चुका हूं कई बार, तो इससे क्या स्रावित होता है? आपका इंसुलिन स्रावित होता है। अधवृक्ष
तो आपका एड्रेनेलिन स्रावित होता है, और पीयूष ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, आपका वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, अलग से प्रश्न बनता है सारे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थायराइड जो है आपका थायरॉक्सिन, अग्नाशय इंसुलिन, अधवृक एड्रिनल यानी एड्रेनेलिन, ठीक है, हार्मोन का उत्पादन करते हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है तथा अन्य ग्रंथियों जैसे वृषण, अंडाशय, थायराइड और एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है। ये पॉइंट पूछा जाता है, जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, और इसका और क्या काम है, तो ये अन्य ग्रंथियों जैसे आपका वृषण हो गया, अंडाशय, थायराइड और एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है पीयूष ग्रंथि। ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने सभी क्लास का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आसानी से वहां पे आपको सभी क्लास की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं वहां पे जाकर, ठीक है। और टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशन वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब कल से जो है 3 वीडियो आने वाली है, जिसमें आपका करंट अफेयर के वीडियो भी आएगी। तो टेलीग्राम पे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, वीडियो कब आएगी, ठीक है, किस समय पे आएगी, तो आपको वहां पे सारा अपडेट मिलेगा। तो इसलिए टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, करेक्ट है, दूध जो है आपका संतुलित भोजन है, सही है। लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा आपका वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, ये आपका गलत है। देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वसा किसके लिए होता है, तो वसा जो है आपका ये ऊर्जा के लिए होता है, वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा के लिए होता है ये। प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन ये वृद्धि के लिए होता है, वसा जो है किसके लिए, ऊर्जा के लिए, और प्रोटीन वृद्धि के लिए, उल्टा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1 और 2 आपका करेक्ट है, ठीक है, आपका तीसरा गलत है। देखिए संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है, तो भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। इसलिए जो है जहां हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है, वही दूध अपने आप में क्या है, संतुलित आहार। दूध में सभी चीज पाई जाती है, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, वसा भी, विटामिन भी, खनिज भी, सब पाया जाता है, इसलिए से संतुलित भोजन कहा जाता है, ठीक है। शिशु को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। लौह प्रचुर बात करें तो लौह प्रचुर खाद्य जैसे आपका पत्तेदार, जिसमें आपको कहते हैं ना आयरन पाया जाता है, जिसमें पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि जो है, और ये जो आयरन होता है ये रुधिर निर्माण में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका वसा एवं शक्कर ऊर्जा के लिए, वसा जो है किसके लिए, ऊर्जा के लिए, और प्रोटीन जो होता है आपका वृद्धि के लिए होता है, इसलिए आपका जो है तीसरा गलत हो जाएगा। दूध, मांस, नट एवं दालें जो है प्रोटीन के स्रोत हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट आपका बढ़ता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिए जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में एक्स गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी। दूसरा है जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होगा। तीसरा आपका पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिन्हें एक्स वाई गुणसूत्र कहते हैं। शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णता पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी, इसमें महिला के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। करा इनमें से आपका कौन सा कथन करेक्ट है, तो इसमें आपका सभी कथन आपका क्या है, सत्य है। देखिए मानव में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो आपका नर में, और इन पुरुष में क्या होता है, पुरुष में आपका एक्स और वाई होता है, पुरुष क्या होता है में एक्स और वाई होता है। जब क्या करता है पुरुष जो है, और मादा में क्या होता है, मादा में आपका एक्स एक्स होता है। जब एक्स क्या करता है, एक्स जो है निषेचित होता है तो क्या बनता है, एक्स एक्स बनता है, तो एक्स एक्स बनता है तो आपका क्या होगा, आपका जो है मादा पैदा हो गया, यानी मादा शिशु विकसित होगा, इसलिए पहला आपका करेक्ट है। अगर वाई जो है निषेचित होता है तो क्या बनता है, एक्स वाई निषेचित बनेगा, तो ये क्या होगा, तो आपका नर शिशु पैदा होगा, इसलिए आपका दूसरा करेक्ट होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक पॉइंट और भी, शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णता पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, महिला के गुणसूत्र का इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि महिला में आपका सिर्फ जो है एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक है, और लिंग का निर्धारण इनसे होता है, नर से होता है, यानी एक्स वाई से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन आपके जो है क्या है, सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 2 गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक जोड़ा जो होता है आपका, ये आपका लिंग निर्धारण करता है, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष में आपका क्या होता है, एक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है। स्त्री में क्या होता है आपका एक्स एक्स होता है, और नर में क्या होता है आपका एक्स वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा मिलता है। देखिए, अनिश्चित अंडाणु में हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है। जो अनिश्चित अंडाणु होता है यानी जो मादा में होता है वो क्या होता है, एक्स गुणसूत्र है। जबकि शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, आपका एक्स गुणसूत्र तथा जो दूसरे प्रकार के वाई गुणसूत्र, बता चुका हूं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निश्चित करेगा तो युग्मज में आपका क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। जब एक्स वाला जो है मादा का एक्स और पुरुष के एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। तो क्या होगा, वो आपका मादा होगी। ठीक है, जब यही क्या होगा, वाई गुणसूत्र जो है शुक्राणु, वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है अंडाणु को निश्चित करेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। जब एक्स जो है मादा का और वाई जो है आपका पुरुष का, ये दोनों मिलेंगे तो एक्स वाई बनेंगे। और कौन सा शिशु पैदा होगा, तो आपका नर शिशु पैदा होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो है आसानी से समझा जा सकता है कि युग्मक का लिंग निर्धारण शुक्राणु के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। महिला का इसमें कोई योगदान नहीं होता है लिंग निर्धारण में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है बहुत। प्रश्न है, एड्स एक खतरनाक एवं संक्रामक बीमारी है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्स के बारे में दिया है। पहला कह रहा है, यह बीमारी एक खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती। गलत है, ये आपका जीवाणु के द्वारा नहीं, तो ये किसके द्वारा फैलती है, विषाणु यानी वायरस के द्वारा यह फैलता है। किसके द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है। तो ये और कौन सा वायरस, तो HIV नामक वायरस से, HIV नामक वायरस से जो है यह फैलता है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला आपका गलत होगा, जीवाणु से नहीं फैलता, ये वायरस से फैलता, नहीं विषाणु से। दूसरा है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी फैल सकता है। ये आपका करेक्ट है। ठीक है, या मान लीजिए कोई अगर पीड़ित व्यक्ति है, उसमें जो इंजेक्शन लगा है वही अगर स्वस्थ व्यक्ति में लग जाता है तो उससे फैल सकता है अगले व्यक्ति में। ठीक है, ये आपका सही है। तीसरा आपका, पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी यह फैल सकता है। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, सही है। चौथा आपका, पीड़ित माँ के दूध के सेवन से शिशु में नहीं फैल सकता है। देखिए, अगर आप पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में नहीं फैल सकता, फैल सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका गलत कौन सा है, पहला गलत है और चौथा गलत है। इसमें क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो असत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 4, 1 और 4 आपका क्या है, हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एड्स नामक खतरनाक बीमारी HIV नामक विषाणु के यानी वायरस के द्वारा होता है, इसलिए आपका कथन आपका पहला गलत है। दूसरा तीसरा सत्य है, जबकि चौथा गलत इसलिए है क्योंकि पीड़ित माँ के दूध के सेवन से शिशु में यह वायरस प्रवेश करता है तथा शिशु भी जो है एड्स से पीड़ित हो सकता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, बल तथा दाब। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क यानी नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण है। असंपर्क बल के उदाहरण पूछ रहा है, इसमें कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल, ये सही है। चुंबकीय बल भी, आपका गुरुत्वाकर्षण भी। तो आपका दूसरा तीसरा और चौथा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा और चौथा। देखिए, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल तीनों ही असंपर्क बल के उदाहरण है। यह बल वस्तु के संपर्क में ना होने पर भी कार्य करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। घर्षण बल तथा पेशी बल संपर्क बल के उदाहरण है। इन बलों के लगने के लिए वस्तु से संपर्क आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्व बल के बारे में दिया है। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। तीसरा आपका जो है, दूसरा है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। तीसरा आपका, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर गिरता है। करेक्ट है ये आपका दूसरा तीसरा। पहला आपका गलत है, सही पूछा इसमें, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट है, पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त कथनों में से आपका पहला गलत है, क्योंकि गुरुत्व बल जो है केवल पृथ्वी का गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में
पानी नीचे की ओर बहता है। ये प्रश्न बन चुका है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है घर्षण। घर्षण पूछा है पहला प्रश्न इसमें, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो। तीसरा आपका तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण बल कहते हैं। चौथा है सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम पढ़ते हैं डिटेल में, तब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए सभी सत्य है आपका। दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है आपका घर्षण। यदि घर्षण ना हो तो हम पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को रगड़ने पर आग पकड़ती है। घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी तथा जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके वो अच्छी पकड़ बना सकें। आपने देखा होगा घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं, जो घर्षण को कम करते हैं, जो चिकना करते हैं। जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, कर्षण भी कहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो तरल के द्वारा लगाया जाता है घर्षण बल उसे क्या कहते हैं, कर्षण भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है तो उस पर सर्पी घर्षण लगता है। सर्पी घर्षण स्थायिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया वही प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बना है लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थैतिक सर्पी लोटनिक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्थिर सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थिर सतहों पर जो घर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर सरकती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क को उतना समय नहीं मिल पाता है, वे सतह के संपर्क बिंदुओं के धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। सबसे ज्यादा घर्षण कहाँ पे लगता है, आपका स्थैतिक घर्षण में लगता है, उसके बाद आपका सर्पी घर्षण में लगता है। और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु को सतह पर सरकने की अपेक्षा लुढ़कना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण का मान जो है सर्पी घर्षण से कम होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। देखिए क्या होता है, एक तो आपका जब स्थिर होता है तब घर्षण लगता है किसी चीज का, फिर एक होता है कि आपका सर्पिलाकार कोई चल रहा है तो वो जो घर्षण लगता है आपका सर्पी, और एक होता है जो लुढ़क जाता है वो जो घर्षण लगता है आपका क्या होता है, आपका लोटनिक होता है। तो सबसे ज्यादा किस पे लगता है, जो स्थिर होगा घर्षण उस पे लगेगा। फिर सेकंड नंबर पे आपका जो है जो सर्पिलाकार चलेगा उस पे लगेगा, और तीसरा आपका जो लुढ़क लगाएगा ये इस पे क्या होता है, सबसे कम जो है घर्षण लगता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगला है ध्वनि। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, या ठोस द्रव गैस व निर्वात में संचरण कर सकती है, या गलत है, निर्वात में नहीं चलती है ये। इसकी तीव्रता प्रबलता डेसिबल से मापी जाती है, करेक्ट है। मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, ये करेक्ट है। ये पूछा गया प्रश्न आपके साथ पीआरटी या इस वाले में या पिछले वाले में पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहला गलत है, क्योंकि जो है ध्वनि का संचरण ठोस द्रव गैस में ही होता, निर्वात में इसका संचरण नहीं होता। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और जो ध्वनि की तीव्रता होती है किसमें नापी जाती है, डेसिबल में नापी जाती है। ध्वनि तरंगों में प्रति सेकंड होने वाले दोलनों यानी कंपन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किसमें नापा जाता है, हर्ट्ज में नापा जाता है, तथा इसका संकेत HZ होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। जहां एक तरफ 20 दोलन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति मानव कान नहीं सुन सकती। पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम जो है 20 हर्ट्ज से जो है कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको हम नहीं सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग 20,000 दोलन प्रति सेकंड, दोलन प्रति सेकंड मतलब होता है आपका
20,000 हर्ट्ज। देखिए कभी कभी ऐसे देता है 20K, आपने देखा होगा ना कि के को 1000 भी कहते हैं ना, तो यहाँ 20K ये ऑप्शन में दिया था। एक बार ऑप्शन में दिया था ये 20,000 पूरा दिया था, 20,000 हर्ट्ज। फिर दूसरा ऑप्शन दिया था 20K दिया था, तो दोनों आपका उसमें था, एक से अधिक था, तो इसलिए आपका ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसे जो है कैसे लिखा जाता है, तो 20K भी लिखा जाता है। से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां जो है मानव कान नहीं सुन सकती है। मानव कान कितना आवृत्ति, कितना कितना हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से जो है आपका 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है सुन सकते हैं। देखिए ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं, तथा आपका कथन 3 भी सही है। कुछ जंतु जो है 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक की आवृत्तियों की ध्वनि को सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता, पुलिस कर्मी ऐसे उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिससे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन सकता है। अनेक चिकित्सा उपकरण भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ध्वनि के तारत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारत्व के बारे में दिया है, यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, करेक्ट है। पक्षी उच्च त्वरित की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पक्षी जो है उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, शेर का जो तारत्व होता है वो मंद होता है, ये आपका करेक्ट है। तीसरा, समानता, महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है, ये भी करेक्ट है। महिला का जो होता है आवाज, वो उसमें क्या होता है, तारत्व अधिक होता है, और पुरुष को जो है कम होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका करेक्ट है। देखिए ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता इसके आयाम पर तथा तीक्ष्णता तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो ये तारत्व होता है किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, और ये प्रबलता यानी तीव्रता ये किस पर निर्भर करती है, तो ये आयाम पर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोनों। अधिक आयाम प्रबल ध्वनि तथा छोटा आयाम मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। जो अधिक आयाम वाला बल होता है वो क्या करता है, प्रबल ध्वनि, तथा छोटा आयाम वाला जो ही आपका मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अधिक आवृत्ति उच्च तारत्व, जो अधिक आवृत्ति होती है आपका उच्च तारत्व, तथा जो निम्न आवृत्ति का होता है आपका कम तारत्व के लिए उत्तरदायी होता है। पशु की ध्वनि का तारत्व उच्च तथा शेर की ध्वनि का तारत्व क्या होता है, निम्न होता है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये मत समझ लीजिएगा शेर दहाड़ता है तो उसका तारत्व जो है ज्यादा होगा, नहीं, उसका तारत्व की बात हो रही है यहाँ पे, कम होगा। और जो है पक्षी का क्या होता है, उच्च होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल है। इसी प्रकार वाद्य यंत्र में ढोल मंद आवृत्ति, सीटी में उच्च आवृत्ति होती है। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए शेर की दहाड़ प्रबल है लेकिन इसका जो तारत्व अगर पूछा जाए तारत्व कम होता है। नेक्स्ट आपका आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो क्या होता है, पहले क्या आ जाता है, पहले प्रकाश आ जाता है, पहले प्रकाश आ जाता है, यानी ध्वनि बाद में सुनाई जाती है। बिजली की जो कड़क होती है बाद में सुनाई देती है, पहले जो है प्रकाश आ जाता है। तो वही कारण कथन दिया है, कारण पूछ रहा क्यों होता है, तो कारण दिया आपका प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है परंतु ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों ही सही है आपका, लेकिन जो है व्याख्या सही नहीं करता है। प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है, हमने पीछे पढ़ा था। ध्वनि जो है आपका निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये भी पढ़ा था। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सही व्याख्या देखते हैं इसका। देखिए तड़ित का पहले दिखाई देना तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देना प्रकाश की चाल तथा ध्वनि की चाल के कारण होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रकाश की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है। और ध्वनि की जो है चाल कम होती है प्रकाश से, इसलिए जो है ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ठीक है, बाद में सुनाई देती है इसी वजह से। अच्छा आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, कितनी होती है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की कई गुना होती है, जिसके कारण प्रकाश संवेदन हम पहले करते हैं जबकि ध्वनि का जो है कुछ देर बाद करते हैं। अगला चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेम यही प्रश्न जो है आपकी बार जो है बना था। खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, करेक्ट है। टिन लोहे से
कम क्रियाशील होता है। ये भी आपका करेक्ट है, कारण भी सही है, कथन भी सही है। ये प्रश्न बन चुका है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टिन लोहे से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार से खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने यानी चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। यह विद्युत धारा को रासायनिक प्रवाह का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। यह विद्युत धारा का जो है क्या है, रासायनिक प्रवाह का ये उपयोग है। अगला प्रश्न है कथन और कारण, इसमें भी दिया है। कथन दिया है, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। करेक्ट है, लोहे में जंग लगता ही है, यह आपका सही है। कारण दिया है, संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन ये कारण नहीं है। ये आपका कथन अगर होता, ये कथन होता और ये कारण दिया होता, ये वाला कारण होता, पहला वाला कारण होता, तब ये सही होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला भी सही है, मतलब कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी सही है, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए से संक्षारण तथा जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। जिंक यानी जस्ता की परत जो है इस पर चढ़ाई जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। विद्युत लेपन की इस प्रक्रिया से दैनिक जीवन के अनेक उपकरण तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए कार के ऊपर कार के कुछ पुर्जों, बाथरूम के नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। यह चमकदार दिखाता तथा संक्षारित नहीं होता। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा जाता है कि जो ये जिंक लगाया जाता है लोहे पर, इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन, यसद लेपन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसे जो है गैल्वनीकरण भी कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं इसे। ठीक है, और हिंदी में से यसद लेपन कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान के बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अला नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। दूसरा आपका आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। तीसरा आपका पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए विद्युत का सुचालक होते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है। ठीक है, गलत कथन पूछा है, तो गलत आपका दूसरा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। दूसरा आपका गलत है। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता, सभी को पता होगा। पानी में नमक मिला देते हैं तो वो अच्छा चालक बन जाता है। और पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। जल सभी को पता है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन पूछा है इसमें। पहला कह रहा है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी ऊर्जा की कम खपत करते हैं। करेक्ट है, सभी को पता, जो एलईडी होता है वो ऊर्जा कम लेता है, ये आपका सही है। दूसरा, प्रदीप्त नलिका प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं, ये सही है। प्रदीप्त नलिका जो हो, ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना यानी एलईडी की तुलना में जो है क्या करते हैं, ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं, ये आपका सही है। प्रदीप्त नलिका मतलब आपका एक तरीके से ट्यूबलाइट जिसे कहते हैं आप, ट्यूबलाइट क्या करता है, एलईडी से ज्यादा लेता है बिजली, सही है। संहत प्रदीप्त लैंप यानी सिफल प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। देखिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये गलत हो जाएगा। चौथा है, संहत प्रदीप्त लैंप यानी सिफल प्रदीप्त नलिका यानी ट्यूबलाइट से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा करेक्ट है। इसमें गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा और चौथा आपका क्या है, गलत है। ठीक है, जो सिफल होता है ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। सिफल जो होता है ये एलईडी से ज्यादा ऊर्जा लेता है, साथ ही इनमें पारा होने के कारण ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सिफल में आपका क्या होता है, पारा होता है, इसलिए पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। सिफल प्रदीप्त नलिका यानी ट्यूबलाइट से कम ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए आपका चौथा कथन भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा।
अगला है चैप्टर है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इंपॉर्टेंट है ये। आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आवेश के बारे में दिया, पहला करा सजाती यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही गलत हो जाएगा। देखिए एक ही प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार के होंगे तभी जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और एक प्रकार का होगा तो क्या हो करेगा, वो जो है दूर हटेंगे। तो आप ये आपका पहला ही आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं है। बाकी वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, करेक्ट है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ये भी आपका करेक्ट है। और चौथा आपका भू संपर्कण द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। पहला आपका गलत है, ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके क्या है, सही है। देखिए पहला गलत है क्योंकि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर सजाती ये सेम सेम होंगे तो दूर हटेंगे, जबकि विजाती क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है, इससे आवेश स्थैतिक आवेश होते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर उस छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, सभी को पता है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह है। जो आवेश प्रवाह होता है उसे वो क्या होता है, विद्युत धारा होता है। विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में भौतिक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं, यह भी आपका करेक्ट है। अगला आपका तड़ित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तड़ित के बारे में यहाँ पे पूछा है, इसमें कौन सा कथन सही पूछा है, ठीक है। पहला करा धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारों पर संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है, आप गलत है। दूसरा की बात करा तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, करेक्ट है। तीसरा आपका भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक नामक युक्त का प्रयोग होता है, ये भी आपका करेक्ट है। तड़ित मतलब जो बिजली गिरती है बरसात समय में, उसकी बात हो रही है। दूसरा तीसरा करेक्ट है आपका, पहला गलत है। देखिए यहां हम समझते हैं, देखिए गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। सभी को पता होगा वायु की धारा क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है, जबकि जो है जल की बूंद क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। इन प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश तथा निचले किनारों पर क्या होता है, ऋणावेश। जो बादल होते हैं इनके ऊपरी किनारों पर क्या होता है, धनावेश होता है। नीचे किनारे पर क्या होता है, आपका ऋणावेश होता है। धरती के निकट भी आपका क्या होता है, धनावेश होता है। धरती के निकट क्या होता है, धनावेश। देखिए ये धनावेश, फिर ऋणावेश, फिर आपका ऋणावेश। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, तड़ित, जिसे आप बिजली चमकना कहते हैं, वही आपका होता है, ठीक है। कथन दूसरा है तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, क्योंकि बादलों में क्या होता है आपका, इधर ऋणावेश होता है, इधर धनावेश, फिर ऋणावेश, पृथ्वी में इधर ऋणावेश। जब ये आवेश चलते हैं तो क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। अला भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग होता है। इस युक्ति में भवन निर्माण के समय दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबी धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। आपने देखा होगा घरे के ऊपर जो है क्या होता है, एक छड़ जो है लगा होता है ऊपर, सबसे ऊपर, वो इसी के लिए होता है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा जो है सिरे जमीन की काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। जो बिजली गिरती है जो क्या होता है, जमीन के अंदर चली जाती है, इसलिए वो छड़ लगाया जाता है। अगला है पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है। तो भूपर्पटी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्पटी जो है सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की एक परत एक खंड के रूप में नहीं है या टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती हैं। जब ये एक दूसरे में से रगड़ती हैं अथवा के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। देखिए क्या होते हैं, पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी है वो कई सारे प्लेटों में ऐसे डिवाइड है। जब ये प्लेटें जो है आपस में क्या होते हैं, रगड़ते हैं कम या घर्षण करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो क्या होता है, वही आपका भूकंप होता है। ठीक है, अगला है भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। सभी को पता होगा भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, सिस्मोग्राफी के द्वारा होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। और ये तरंग जो होती है आपका कितने प्रकार की होती हैं भूकंप तरंगे, तीन प्रकार की। एक होता है आपका पी प्रकार की, दूसरा एस प्रकार की, तीसरा आपका एल प्रकार की तरंग होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती हैं, अतः वहां भूकंप आने की संभावना होती है। करेक्ट है। कश्मीर और कच्छ कारण भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। ये भी आपका क्या है, सही है। देखिए भूकंपी प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अभी हमने बताया था, प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती हैं, अतः वहां भूकंप आने की संभावना होती है। जहां पे देखिए ये मान लीजिए प्लेट है, तो ये जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला जो एरिया होगा, वो यहाँ पे भूकंप ज्यादा आने की संभावना होती है। ठीक है, वही कह रहा है, प्लेटों की जो सीमाएं होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, प्लेटों का क्या होता है, दुर्बल क्षेत्र होता है, अतः वहां जो है भूकंप आने की अधिक संभावना होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों यानी 4 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व भाग, कच्छकरण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान अति भूकंप आशंकित क्षेत्र में आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी जो है इसके खतरे में आते हैं। आपने ज्यादा देखा होगा उत्तर भारत में ही ज्यादातर या कच्छकरण में ज्यादातर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। हालांकि भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। यह पैमाना रैखिक है। इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। पहला करेक्ट है और तीसरा, यानी रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता होगा। और ये नहीं पता होगा, इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया है प्रश्न। ठीक है, देखिए कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं, ये आपका लघुगणकीय होता है। ठीक है, लघुगणकीय होता है। ये लघुगणकीय होने के कारण रिएक्टर पैमाने का जो अंकित होता है 1 से 10 तक की संख्या में प्रत्येक अंक भूकंप मापित यंत्र पर 10 गुने आयाम तथा 32 गुनी ऊर्जा वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसलिए परिणाम में 2 अंक की वृद्धि का अर्थ हुआ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला है, तड़ित से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न बना है आपकी बार जो है बीपीएससी में, टीचर में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो बिजली गिरती है करा उसके बारे में, उसके जो बिजली गिरती है सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, वही कह रहा है। असत्य कथन पूछा इसमें, असत्य यानी गलत कथन। यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हो तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लेने पर आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। करेक्ट है ये। दूसरा, यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, ये आपका गलत है। तीसरा आपका, यदि आसपास कोई वृक्ष ना हो तो जमीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा, ये आपका सही है। जब बिजली गिरती है तो यही करना चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका गलत है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बना है तो ध्यान से देखिएगा। तड़ित झंझा के दौरान बंद जगहों जैसे कमरा, कार अथवा बस जिनके खिड़की व दरवाजे बंद हों, क्या होते हैं, वो सुरक्षित होते हैं। तड़ित झंझा के समय यदि आप खुले मैदान में हैं तो ऐसे में मैदान, ऊंचे वृक्ष अथवा तथा ऊंचाई वाले स्थान सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। आप जो है ऊंचे वृक्ष के नीचे नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि
ऊंचे वृक्ष तथा ऊंचाई वाले स्थान तड़ित गिरने के सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्र होते हैं। यदि आप जंगल में हैं तो बड़े वृक्षों की अपेक्षा आप छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेना ज्यादा सुरक्षित होगा। ये प्रश्न बना है कि आप जो है किस पेड़ के नीचे जाएंगे, तो आप छोटे पेड़ के नीचे खड़ा होना है तो छोटे पेड़ के नीचे खड़े होंगे, बड़े के नीचे नहीं। यदि आसपास कोई वृक्ष ना हो तो अपने हाथों घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखते हुए सिमट कर बैठ जाना चाहिए। ध्यान रखिए, सिमट कर बैठ जाना चाहिए, ये ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि इस स्थिति में आप तड़ित के लिए एक लघुत्तम अर्थात छोटे लक्ष्य बन जाएंगे। इसलिए आपका तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा आपका सही हो जाएगा, सिमट कर बैठना चाहिए। तीसरे में क्या दिया था, सिमट कर बैठना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपका पहला और तीसरा सही है। ठीक है, अगला चैप्टर है प्रकाश। पहला प्रश्न देखते हैं इससे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन। दूसरा है वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तीसरा है प्रकाश का विक्षेपण। उपयुक्त में से किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है। देख पाने की घटना से कौन सा संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी प्रकाश का उत्सर्जन जो है और प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु को देख पाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश आंखों पर आए। यह प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आ सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो पिंड प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं वे दीप्त पिंड, और जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्रकाश के अनेक रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना है ये। इन धनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। विक्षेपण की प्रक्रिया वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। परावर्तन के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला करा, इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। करेक्ट है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, सही है ये। दूसरा आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी आपका करेक्ट है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है जो ये आपतित किरण होती है, ये आपतित किरण, और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो अभिलंब है ये क्या है आपका, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, करेक्ट है ये परावर्तन के दोनों नियम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियम पूछा जाता है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जो नेत्र के कलर होते हैं, आंख के कलर, जो कलर होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परितारिका, आयरिस, यानी जिसे कहते हैं आयरिस जो है ये आपका उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है ये। देखिए, मानव नेत्र की आकृति गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है। यह कठोर होता है जो नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। इसके पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये ध्यान रखिए, आइरिस क्या करता है, जो हमारे आंख में प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करता है। इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा यानी उत्तल होता है। लेंस प्रकाश को आगे के आंखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आंख का जो है संरचना था। अगला है, रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर आपका, यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है, करेक्ट है। अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट रेटिना तथा दृक तंत्रिका की संधि पर उपस्थित होता है, ये आपका करेक्ट है। इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 आपका जो है तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपयुक्त तीनों कथन आपके सही हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इन तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाएं को दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है।
ये तंत्रिका दो प्रकार की होती है, एक आपका शंकु, दूसरा आपकी होता है सालाकाएं। शंकु जो होता है जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं तथा रंगों की सूचनाएं को भेजती हैं। जो सालाकाएं होती हैं ये आपका जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीर्घ तंत्रिका, रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। एक इस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु को हटा लेने पर भी तुरंत वह समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक क्या होता है, बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। नेक्स्ट आपका मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समान नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। दूसरा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो तीसरा आपका मोतियाबिंद लेंस का धुंधला हो जाने के कारण होता है। तो ये आपका सभी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्रायल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रायल सिस्टम, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्षुष विकृति युक्ति व्यक्तियों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेल जिसे कहते हैं आप, ठीक है, आपकी बार पूछा गया था ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताइए कमेंट में ब्रेल जो है ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट में आपने जरूर बताइएगा। अला जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है। दूसरा, तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु शास्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तीसरा, आपका उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी सही है, सभी करेक्ट है इसमें। यानी केकड़े के नेत्र क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और परंतु वह चारों तरफ देख सकता है, ये करेक्ट है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु शास्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, यह भी आपका करेक्ट है। अगला है, उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसमें आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपका तारे एवं सौरमंडल, ये तो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं तो इसको हम फटाफट करते हैं। चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन करता है, करेक्ट है, घूर्णन इसे कहते हैं। इसकी पूर्ण चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, दूसरा गलत है क्योंकि चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका का क्या होता है, आपका पूर्णिमा होता है, चंद्रमा का होता है जो पूर्ण चक्रिका चंद्रमा होता है, ना कि पृथ्वी का। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। परंतु एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। पूर्णिमा के पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये ध्यान रखिएगा, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन जो है चंद्रमा पर उतरे थे। अला तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारों के बारे में दिया है, तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त होते हैं, गलत है, ये गलत है। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तारे जो है अस्त नहीं होते हैं ना उदय होते हैं। वो क्या होता है, जब रात होता है तो क्या होता है, देखिए जब दिन होता है तो प्रकाश हो जाता है, सूर्य का प्रकाश होने के कारण जो है तारे दिखाई नहीं देते हैं। वैसे तो 24 घंटे होते हैं, कभी कभी आपने दिन में भी देखा होगा कि जो है कभी कभी छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा भी कभी कभी दिखाई देने लगता है, इसी कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूर्य
पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। कारण है आपका पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण होता है। पूछा जाता है पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं, इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का झुकाव कितना 23.5 डिग्री है, आप लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुव तारे के बारे में दिया, सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, यह आपका करेक्ट है। या पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, ये भी सही है। या दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। देखिए पहला करा विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर को सप्तर्षि भी कहते हैं, करेक्ट है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था इसके बारे में। ऑयरॉन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं, ये भी आप करेक्ट है। कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के W तथा M के बिगड़े रूप जैसे दिखाई देता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 ठीक है, तीनों सही है आपका, ऑप्शन डी। अगला है, तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तारा और ग्रह के बारे में पूछा है। तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं होता है। तारों का अपना प्रकाश होता है, करेक्ट है, और ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी करेक्ट है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं, ये भी आपका सही है। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा आपका गलत है। हम ज्योग्राफी में इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए जो है फटाफट आगे चल रहे हैं। यहाँ मिलान करना है सौर परिवार के ग्रह और विशिष्ट दिया, सभी को पता होगा। बुध क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। शुक्र ये आपका सबसे चमकीला ग्रह है। बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यूरेनस यानी अरुण जो है ये अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी सम्मिलित हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पृथ्वी, मंगल, शनि। तो ये आपका पृथ्वी जो है नीली ग्रह सभी को है, मंगल क्या है लाल है, शनि क्या है पीला है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 जो है सही है। अगला है, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह है। सभी को पता होगा आर्यभट्ट जो है भारत का क्या था, पहला उपग्रह था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्कापिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ चुके हैं इसको भी हम। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच होते हैं, सही है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, ये आपका करेक्ट है। धूमकेतु परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। और उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 सही है। ठीक है, तीनों सही है आपके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। अला, सूर्य का निकटतम तारा है, सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन सा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर आपका वायु तथा जल का प्रदूषण। वायु तथा जल का प्रदूषण देखते हैं। पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें निकलती हैं। इन गैसों में मुख्यतः है, पेट्रोल और डीजल से पूछ रहा है, तो कौन कौन सी गैस निकलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कौन से निकलती हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो निकलती है, कहाँ से निकलती है, आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, AC होता है, ठीक है, एरोसॉल फुहार होता है, इन सब से निकलता है आपका, ठीक है, CFC। नेक्स्ट आपका ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है, करेक्ट है, ये प्रश्न बन भी चुका है।
धुओं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु के प्रदूषकों तथा कोहरे से मिलकर धूम कोहरा बनाते हैं, ये आपका करेक्ट है, जिसे फॉग कहते हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख सूत्र हैं, ये अभी करेक्ट है। चौथा आपका पेट्रोल तथा डीजल ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, गलत है। कल हमने पढ़ा था क्या उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो चौथा, केवल 4 आपका गलत है, बाकी तीनों आपके करेक्ट है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका वैश्विक ऊष्मन में योगदान देने वाली गैसें हैं। वैश्विक ऊष्मन में योगदान देने वाली गैसें कौन सी हैं? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ तालाबों के जल देखने में हरे रंग के प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? पहला, जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है, ऐसा है। फास्फेट, नाइट्रेट एवं अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करते हैं। पहला आपका करेक्ट है, दूसरा आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग खेतों में होता है। ये उर्वरक जल के साथ घुलकर जलाशयों, नदी, तालाबों में पहुंच जाते हैं। साथ ही या भूमि में रिसकर भौम जल को प्रदूषित करते हैं। इन उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फेट जैसे रसायन तालाब के जल में मिल जाते हैं, तो पोषकों में वृद्धि के कारण शैवाल तेजी से उगने लगते हैं। ये शैवाल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, जिसके कारण संपूर्ण तालाब जो है हरे रंग का ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछा है। पहला, आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिनसे पौधों तथा पशुओं में अविषमता उत्पन्न होती है। दूसरा आपका, अशुद्ध जल से मृदा की भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लता परिवर्तित हो जाती है। तीसरा आपका, विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी जलाशयों की ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक की तरह कार्य करता है। चौथा आपका, जल में नाइट्रेट एवं फास्फेट रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि हेतु हानिकारक है। देखिए, हानिकारक नहीं है ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अभी हमने पढ़ा था नाइट्रेट एवं फास्फेट जब मिलते हैं तो वो जो है शैवाल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही गलत नहीं है, बाकी आपका यही गलत है, बाकी आपका जो है तीनों करेक्ट है। ठीक है, जल में नाइट्रेट एवं फास्फेट रसायनों की अधिकता शैवालों को पोषण प्रदान करता है, पढ़ा था हमने। इस प्रकार जो है यह क्या होता है, उनकी वृद्धि में लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका टोटल 18 चैप्टर थे, तो हमने जो है सारे चैप्टर के प्रश्नों को कर लिया, और इसके आगे के वीडियो में हम अब क्लास 9 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज का प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।